Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्डर 9 के अदर रूल्स। आज बताऊंगी रूल 7। अब आपको मेरी वीडियोस के लिंक मेरी प्लेलिस्ट में या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज बताऊंगी रूल 7। रूल 7 कहता है ऑर्डर 9 का प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे of adjourned hearing and assign good cause for previous non-appearance। जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई जो कोर्ट द्वारा सुनवाई एडजर्न कर दी गई है उस दिन अपेयर होता है, उपस्थित होता है और अपने पूर्व के अनुपस्थित होने के लिए कि वह कोर्ट में क्यों नहीं अपेयर हो पाया पहले, उसके लिए गुड कॉज अच्छा हेतु दिखाता है। तो उस केस में जो कोर्ट है उसका क्या प्रोसीजर होता है ये बताता है रूल 7 ऑर्डर 9 का। रूल 7 कहता है जहां कोर्ट द्वारा केस में एडजर्न कर दिया गया है एक पक्षीय सुनने के लिए केस को, और उसी दिन जो डिफेंडेंट है वो जिस दिन एडजर्न कर दिया गया है डेट, उसी एडजर्न डेट पे जो डिफेंडेंट है वह उपस्थित हो जाता है कोर्ट में, अपेयर हो जाता है और अपने पूर्व के अनुपस्थित होने नॉन अपेयरेंस के लिए अच्छा कारण बताता है कि वह क्यों नहीं अपेयर हो पाया कोर्ट में। तो उस केस में जो कोर्ट है वो कुछ शर्तों के साथ, कुछ निबंधनों के साथ, कुछ टर्म्स के साथ और कुछ कोर्ट के खर्चों के ऐसा ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद वह उस डिफेंडेंट को ऐसे सुनेगी जैसे कि वह पहले ही उपस्थित हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये कहता है रूल 7। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है। जब कोर्ट में केस दाखिल किया गया प्लेंटिफ के द्वारा तो उसकी हेयरिंग डेट पड़ी। हेयरिंग डेट पर जो प्लेंटिफ था वो कोर्ट में अपेयर हो गया, लेकिन जो डिफेंडेंट था वो कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ और जो कोर्ट है उसने उस केस को एक पक्षीय सुनने के लिए ऑर्डर कर दिया, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया कि एक्स पार्टी ये केस चलेगा। और जिस दिन एक्स पार्टी के लिए ऑर्डर किया गया है उस डेट पर जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपेयर हो जाता है और अपनी नॉन अपेयरेंस के लिए कि वह क्यों नहीं कोर्ट में आ पाया जिस दिन उसका अपेयरेंस की डेट थी, हेयरिंग डेट थी, तो उस केस में जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट को कुछ शर्तों के साथ, कुछ खर्चों के साथ और अन्य बातों के साथ ऐसा ऑर्डर करेगी और उस डिफेंडेंट को जो डिफेंडेंट है उसको ऐसे सुनेगी जैसे वह उसी दिन उपस्थित हो गया है जिस दिन उसकी हेयरिंग डेट थी। फ्रेंड्स ये कहता है रूल 7 ऑर्डर। सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 का रूल 8 कहता है प्रोसीजर वेयर ओनली डिफेंडेंट अपेयर्स। जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है, कोर्ट में अपेयर होता है, वहाँ क्या प्रोसीजर होगा। फ्रेंड्स जहाँ सूट की कॉल यानी कि जो केस है उसकी पुकार होने पर केवल डिफेंडेंट अपेयर्स होता है और जो वादी है प्लेंटिफ है वो कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि जो केस है उसको डिसमिस कर दिया जाए, उसे खारिज कर दिया जाए। लेकिन जहाँ प्रतिवादी ने उस जो क्लेम किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा उस क्लेम के किसी पार्ट को स्वीकार कर लिया है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक जजमेंट देगी जिस क्लेम को वह उसने स्वीकार किया है और अदर जो पार्ट है उस केस का उसको खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी, यानी केस को खारिज कर देगी। फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल जहाँ ए और बी जो बिजनेसमैन हैं, ए रिटेलर है और बी होलसेलर है। ए ने बी से कुछ सामान ख़रीदा और सामान खरीदने के बाद उसका जो सामान था वो ख़राब निकला तो उसने बी से कंप्लेन करी, यानी डिफेंडेंट से कंप्लेन करी कि आपका सामान है वो ख़राब है तो आप इसे चेंज कर लीजिए या इसके पैसे वापस कर दीजिए।
लेकिन जो ए है उसने वो जो बी है उसने उसकी सुनवाई नहीं की और जो ए है प्लेंटिफ है वो कोर्ट में गया और केस दाखिल किया। केस दाखिल करने के बाद जो प्लेंटिफ है वह केस की हियरिंग डेट पर कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, यानी 2-3 हियरिंग डेट्स निकल गई, उसके बाद भी वह कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। तो जो कोर्ट है उसने समझा कि ये जो केस किया गया है वह परेशान करने के लिए किया गया है, यानी कि इसका कोई औचित्य नहीं है इसका ट्रायल करने का, तो वह उस केस को खारिज कर देगी। और जो डिफेंडेंट है उसने अगर उसके किसी पार्ट को स्वीकार कर लिया है, उस दावे के उस क्लेम के किसी पार्ट को स्वीकार कर लिया है कि हाँ इसका इतना जो सामान था इसने मुझे दिया था और इसका कुछ हिस्से को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो डिफेंडेंट के खिलाफ उस केस में उतने पार्ट पर उसके अगेंस्ट डिसीजन हो जाएगा, यानी जजमेंट हो जाएगा और उसकी एक डिक्री बन जाएगी। और जो अदर पार्ट है उस केस का जो प्लेंटिफ के द्वारा किया गया है उस सारे केस को खारिज कर दिया जाएगा। तो ये कहता है रूल 8 ऑर्डर 9 का। तो फ्रेंड्स क्लियर है ये रूल सिविल प्रोसीजर को ऑर्डर 9 का रूल 9 कहता है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट वास फ्रेश सूट। व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है तो उस केस में जो वादी है वो नया वाद नहीं ला सकेगा। जो प्रोसीजर है रूल 9 में लिखा गया है कि जहां वादी का केस रूल 8 है जो ऑर्डर 9 का उसके बिहाफ पे खारिज कर दिया गया है, पूर्णतः या वास्तवता यानी कि हॉली या पार्टली खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, उस केस में उसी बात हेतु पर वादी नया केस दाखिल नहीं कर सकता कोर्ट में। और लेकिन क्या प्लेंटिफ को ये पावर है कि वह उस केस में उस डिक्री को अपास करा सके या सेट असाइड करा सके? जी हाँ, उस केस में जो प्लेंटिफ है वह कोर्ट में आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है उस ऑर्डर को सेट असाइड करने का कोर्ट को, और अपना पर्याप्त हेतु दर्शा सकता है कि वह क्यों कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, किस रीजन से वह कोर्ट की हियरिंग्स अटेंड नहीं कर पाया। और अगर कोर्ट का ये समाधान हो जाता है तो उस केस में जो कोर्ट है उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी जो उसने प्लेंटिफ के अगेंस्ट दिया है और वह वाद द्वारा ऐसे चलेगा जैसे कि अदर केस चलते हैं। फ्रेंड्स क्लियर है रूल 9 का सब रूल 2 कहता है कि जो केस है वह तभी चलाया जाएगा जबकि जो उसकी सूचना जो है उसका नोटिस है वह डिफेंडेंट को यानी कि विरोधी पक्षकार को उसकी सूचना दे दी गई है कि ये डिक्री है जो उसे सेट असाइड कराया जा रहा है। फ्रेंड्स क्लियर है ये रूल। थैंक यू। ऑर्डर 9 का रूल 10 कहता है कई वादियों में से एक या अधिक का कोर्ट में अपीयर ना होना। तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा? जब कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया है और उस केस में बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसमें से एक या एक दो से ज़्यादा यानी कि कई प्रतिवादी आ रहे हैं लेकिन कई नहीं आ रहे कोर्ट में, तो उस केस में जो केस है वह ऐसे चलेगा जैसे कि सारे प्रतिवाद यानी कि सारे प्लेंटिफ वादी उस केस में आ रहे हों। तो फ्रेंड्स रूल 11 कहता है ऑर्डर 9 का रूल 11 कहता है जहां वादी तो उपस्थित है लेकिन प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कई प्रतिवादी नहीं कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा? तो उस केस में अगर डिफेंडेंट जो है उसमें से एक या अधिक डिफेंडेंट अपीयर हो रहे हैं और जो बाकी के जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो केस है वो वैसे ही चलेगा सारे डिफेंडेंट के खिलाफ वो अगेंस्ट। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ जो गैर हाजिर रहे हैं जो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं डिफेंडेंट, उनके खिलाफ डिसीजन दिया जाए, तो यह कोर्ट का अपना डिसीजन होगा, वो देखेगा सिचुएशंस के हिसाब से, वो इसमें सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन दे सकेगा। तो फ्रेंड्स ये कहता है रूल 11 प्रोसीजर को ऑर्डर 9 का रूल 12 कहता है जहां कोर्ट के द्वारा
जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हैं उनको स्वयं यानी कि उसका पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उस केस में वह कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हैं, तो उस केस में क्या होगा। फ्रेंड्स, यदि वादी या प्रतिवादी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद पर्सनल अपीयरेंस यानी स्वयं कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं और ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हैं कि वह कोर्ट में क्यों नहीं अपीयर हो पाए, ना कोई समाधान करते हैं कोर्ट का, तो उस केस में जो वादी या प्रतिवादी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, उन पे वही नियम लागू होंगे जो ऑर्डर 9 के सारे रूल्स हैं और जो परिणाम होंगे कोर्ट में अपीयर ना होने के, वे सारे रूल्स ऑर्डर 9 के इसमें लागू होंगे। यानी कि अगर कोर्ट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, उसकी पर्सनल अपीयरेंस नहीं होती है, तो उस केस में अगर जो कोर्ट को लगता है ये ऑर्डर 9 के सारे रूल्स में जैसी भी सिचुएशंस होती है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है रूल 12। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर 9 का सारे रूल्स समझा चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, क्रिएटर प्रिया विद लॉ की प्लेलिस्ट में जाके ऑर्डर 9 के सारे रूल्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।